Hi friends, this is Tushar sir. I am going to take lecture physics and today's chapter will be new chapter electromagnetic induction chapter 6 वैद्युत चुंबकीय प्रेरण। आज हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट वैद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव। ये वाला चैप्टर आपका कंप्लीट हो चुका है। आज हम न्यू चैप्टर देखते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। छोटा चैप्टर है, इंटरेस्टिंग चैप्टर है, विद इन 1 वीक ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, दो चैप्टर स्टार्ट करने से पहले आपको ये चैप्टर स्टार्ट करने से पहले आपने जो चैप्टर 4 पढ़ा है वो आपको पूरा का पूरा फुल क्लियर होना चाहिए। आई होप आपको पूरा का पूरा उस चैप्टर को समझ में आया होगा। तो चैप्टर का नाम है चैप्टर नंबर 6 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन वैद्युत चुंबकीय प्रेरण। इस पे हम थोड़ा सा इसके नाम पे फोकस करते हैं। चैप्टर का नाम क्या है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इलेक्ट्रो मतलब क्या हुआ? इलेक्ट्रिक करंट से रिलेटेड। इलेक्ट्रो का मतलब क्या हुआ कि कहीं ना कहीं हम इलेक्ट्रिक करंट से रिलेटेड की बात करें, यानी कि वैद्युत धारा की बात कर रहे हैं। मैग्नेटिक मतलब मैग्नेट से रिलेटेड। तो ओवरऑल चैप्टर का मतलब क्या है कि इंडक्शन का मतलब क्या हुआ? प्रेरण, मतलब इंड्यूस होना। इसका मतलब क्या आपको समझ में आ जाएगा। तो चैप्टर के नाम पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, तो कहने का मतलब क्या हुआ कि चैप्टर नंबर 4 में आपने क्या पढ़ा था? चैप्टर नंबर 4 में आपने पढ़ा था और स्टूडेंट ने बताया था कि कोई भी आपके पास वायर है, अगर आप उस वायर में से इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करते हो तो उस वायर के सराउंडिंग में एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है। व्हेन वी फ्लो करंट a conducting wire, a magnetic field will be produced surrounding us। किसी भी तार में अगर आप वैद्युत धारा प्रवाहित करो तो उस तार के चारों तरफ एक चुंबकीय क्षेत्र आपका बनता है। ये किसने बताया था? ये ऑरेस्टेड का एक्सपेरिमेंट है। चैप्टर नंबर 4 का ये पहला टॉपिक है। मीन्स ड्यू टू द इलेक्ट्रिक करंट ए मैग्नेटिक फील्ड बी प्रोड्यूस, ड्यू टू द इलेक्ट्रिक करंट मैग्नेटिक फील्ड विल बी प्रोड्यूस, यानी कि वैद्युत धारा के कारण चुंबकीय क्षेत्र आपका बनता है। ये तो बात हो गई चैप्टर 4 की। अब एक साइंटिस्ट है जिनका नाम था फैराडे एंड हेनरी। उन्होंने एक बात सोचा कि अगर इलेक्ट्रिक करंट के कारण अगर आपका मैग्नेटिक फील्ड बन सकता है तो क्या मैग्नेटिक फील्ड से इलेक्ट्रिक करंट बन सकता है कि नहीं? थोड़ा सोचने की कोशिश करो। फैराडे और हेनरी ने क्या बताया? उन्होंने क्या सोचा कि अगर हम, और स्टूडेंट ने क्या बताया था कि किसी भी वायर में अगर हम करंट फ्लो करते हैं तो उस तार के चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड बनता है, चारों तरफ चुंबकीय क्षेत्र बनता है। ये ऑरेस्टेड का एक्सपेरिमेंट था। तो फैराडे और हेनरी ने क्या सोचा कि अगर हमारे पास पहले से ही मैग्नेटिक फील्ड है, पहले से ही चुंबकीय क्षेत्र है, अगर हम किसी वायर को रखते हैं तो क्या उस वायर में करंट फ्लो होगा कि नहीं, यानी कि उसका जस्ट अपोजिट। तो ये जानने के लिए फैराडे और हेनरी ने कुछ एक्सपेरिमेंट किए, कुछ प्रयोग किए कि एक्चुअली में ऐसा होता है कि नहीं होता है। यानी कि अगर हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड पहले से है, उसमें हम किसी वायर को रखते हैं तो उसके अंदर करंट फ्लो होगा कि नहीं होगा। तो ये जानने के लिए फैराडे और हेनरी ने एक्सपेरिमेंट किए। तो उनका पहला एक्सपेरिमेंट क्या था वो समझो। पहला एक्सपेरिमेंट उन्होंने क्या किया? उन्होंने एक आयरन का एक कोर लिया। एक ये जो आपको दिख रहा है गोल सा, ये किसका बना है? ये आयरन का बना है। सॉफ्ट आयरन एक फेरोमैग्नेटिक मटेरियल होता है। फेरोमैग्नेटिक मटेरियल मतलब फेरोमैग्नेटिक पदार्थ। फेरोमैग्नेटिक मटेरियल एक ऐसा मटेरियल होता है कि जो मैग्नेटिक फील्ड को अपनी तरफ हाईली अप्रोच करता है, यानी कि जो अपनी तरफ चुंबकीय क्षेत्र को हाईली अट्रैक्ट करेगा। और आपको पता भी है आयरन, ये तो आयरन जो है वो मैग्नेट को अपनी तरफ जल्दी खींचता है। आयरन क्या है? एक फेरोमैग्नेटिक मटेरियल है, फेरोमैग्नेटिक पदार्थ है, और वह मैग्नेट को अपनी तरफ काफी अधिक यानी कि स्ट्रांगली अप्रोच करता है। ठीक है, तो यहां पर मैंने एक कोर लिया जो किसका बना है? आयरन का बना है। आयरन कौन सा पदार्थ है? फेरोमैग्नेटिक मटेरियल। ओके, अब हमने क्या किया? इस पर हमने इसके एक साइड में मैंने वायर को रैप किया। यहां पर एक तार लिया, वायर को मैंने रैप करना स्टार्ट किया इसके एक साइड में। एक दूसरा मैंने वायर लिया, उस वायर को मैंने सेकेंड साइड में मैंने रैप कर दिया। सेकेंड इन का जो वायर है उसके दोनों टर्मिनल के बीच में मैंने कनेक्ट कर दिया किसको? गैल्वेमीटर को। गैल्वेमीटर का काम क्या होता है? गैल्वेमीटर इज ए डिवाइस व्हिच कैन सेंस द इलेक्ट्रिक करंट एज वेल एज वोल्टेज। गैल्वेमीटर एक प्रकार की डिवाइस है जो इलेक्ट्रिक करंट और वोल्टेज दोनों का मेजरमेंट कर सकती है। ठीक है, तो हम यहाँ पर गैल्वेमीटर से भी देखते कि हम यहाँ से हम गैल्वेमीटर को करंट मेजर करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर इससे दोनों वायर के टर्मिनल के बीच में मैंने गैल्वेमीटर को कनेक्ट किया।
वायर के इन दोनों टर्मिनल के बीच में मैंने एक लगाया बैटरी। अब बैटरी से मैं यहां पर मैंने क्या कनेक्ट किया, एक स्विच। ये उनका अरेंजमेंट था फैराडे का। फैराडे ने स्विच को ऑन किया। जैसे उन्होंने स्विच को कनेक्ट किया, उन्होंने क्या देखा, बात आप ध्यान से समझना। जैसे ही उन्होंने स्विच को कनेक्ट किया, ये तो स्विच को कनेक्ट करोगे तो करंट विल बी स्टार्ट फ्लोइंग, करंट आपका फ्लो होना स्टार्ट हो गया। यहां पर करंट आपका इस तरीके से फ्लो होना स्टार्ट हो गया। यानी कि जैसे ही आपने यहां पर स्विच को ऑन किया, वैसे इस वाले वायर में करंट फ्लो होना स्टार्ट हुआ। आपने क्या देखा कि व्हेन स्विच कनेक्ट्स, जैसे ही मैंने यहां पर स्विच को कनेक्ट किया, के कनेक्ट, जैसे ही मैंने के की को कनेक्ट किया, वैसे ही इस वाले गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन स्टार्ट हो गया। वैसे ही इस वाले गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन स्टार्ट हो गया। अब बात आपको ये इतना तो क्लियर हो चुका कि जैसे ही मैंने स्विच को कनेक्ट किया, यहां पर डिफ्लेक्शन आपको मिला। आपने देखा ये जो इंडिकेटर है वो थोड़ा सा डिफ्लेक्ट हुआ, डिफ्लेक्ट होकर तुरंत ये जीरो पे आ गया, यानी कि ये तुरंत डिफ्लेक्ट होकर फिर से कहां पे आ गया, जीरो पे। अब अगर इसमें डिफ्लेक्शन हुआ तो 100% श्योर है कि कहीं ना कहीं इस वाले वायर में भी कहीं ना कहीं करंट आपका फ्लो हुआ होगा। करंट आपका फ्लो हुआ होगा तभी तो इसके अंदर डिफ्लेक्शन हुआ। फिर फैराडे ने क्या देखा कि जब उन्होंने स्विच को कनेक्ट करके छोड़ दिया, स्विच को कनेक्ट करके छोड़ दिया, तो इसके अंदर कोई भी डिफ्लेक्शन आपका नहीं मिल रहा है। स्विच को कनेक्ट करके उन्होंने 1 घंटे 2 घंटे 3 घंटे तक छोड़ दिया, इसके अंदर कोई भी डिफ्लेक्शन नहीं मिला, मतलब कि इसके अंदर कोई भी करंट आपको नहीं मिली। फिर से जैसे उन्होंने स्विच को डिस्कनेक्ट किया, जैसे उन्होंने स्विच को ऑफ किया, फिर से उन्होंने देखा कि सडनली फिर से यहां पे करंट, आपको यहां पर इस गैल्वेनोमीटर में फिर से थोड़ा सा डिफ्लेक्शन हुआ। अब बात यहां पर ये आती है कि अब आप सोचना शुरू करो कि इस वाले गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन कब हो रहा है। जब उन्होंने स्विच को कनेक्ट किया तो डिफ्लेक्शन मिला, जब उन्होंने स्विच को डिस्कनेक्ट किया तो डिफ्लेक्शन मिला। कनेक्ट करके छोड़ दिया तो कोई भी डिफ्लेक्शन नहीं, डिस्कनेक्ट करके छोड़ दिया कोई भी डिफ्लेक्शन नहीं। मतलब कि इस वाले कॉइल में करंट फ्लो हो रहा है, ये तो कंफर्म है। कब करंट फ्लो हो रहा है, जब आप इस स्विच को डिस्कनेक्ट कर रहे हो या तो कनेक्ट कर रहे हो। अब बात यह है कि स्विच को डिस्कनेक्ट करने और कनेक्ट करने से क्या फर्क पड़ रहा है, क्या इफेक्ट पड़ रहा है। देखो होता क्या है कि जैसे ही आपने स्विच को कनेक्ट किया, पहले आप मुझे अब ये बताओ, पहले अगर ये स्विच डिस्कनेक्ट है तो इसके अंदर कितनी करंट, जीरो करंट। जैसे ही आपने स्विच को कनेक्ट किया, ये तो जैसे आप स्विच को कनेक्ट करोगे, अब पहली बात, अगर ये स्विच डिस्कनेक्ट है तो कोई करंट नहीं, यानी कि अगर के हमारा डिस्कनेक्ट है, बात समझना आप, के अगर आपका डिस्कनेक्ट है तो करंट कितनी, जीरो। इसके अंदर क्या कोई करंट है, कोई भी करंट आपका नहीं है। अभी तो अगर कोई करंट नहीं है तो क्या कोई मैग्नेटिक फील्ड है, क्या कोई चुंबकीय क्षेत्र है, कोई भी चुंबकीय क्षेत्र नहीं है। अब ये तो अगर कोई भी मैग्नेटिक फील्ड नहीं है तो क्या कोई मैग्नेटिक फ्लक्स है, क्या कोई मैग्नेटिक फ्लक्स है। मैग्नेटिक फ्लक्स का मतलब क्या हुआ, नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन, नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन, यानी कि अगर जो भी मैग्नेटिक फील्ड लाइन है, जो भी मैग्नेटिक फील्ड है, उसको अगर आप अमाउंट में कंसीडर करो तो इसको आप बोलते हो मैग्नेटिक फ्लक्स, चुंबकीय फ्लक्स। तो यहां पर फ्लक्स कितना, जीरो, ठीक है। फ्लक्स का फॉर्मूला होता है, फ्लक्स का फॉर्मूला होता है फाई इज इक्वल टू बी ए कॉस थीटा। ये आपका आगे है, मैं आपको बताऊंगा पूरे डिटेल में। अभी आप केवल फैराडे का एक्सपेरिमेंट समझो, यानी कि इसके अंदर कितना फ्लक्स है, जीरो है। अब मैंने के को कनेक्ट किया, जैसे आप की कनेक्ट करोगे यानी करंट फ्लो होना स्टार्ट हो गया। ये तो जैसे ही इसके अंदर करंट फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगा तो इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड बनना स्टार्ट हो गया, चुंबकीय क्षेत्र इस तरीके से बनना शुरू हो जाएगा। इसके अंदर से मैग्नेटिक फील्ड लाइन स्टार्ट होगी बननी, यानी कि बी आपका आ गया। अब जैसे ही हमारा यानी यहां पर मैग्नेटिक फील्ड बना, वैसे ही कुछ ना कुछ फ्लक्स की भी वैल्यू होगी, फ्लक्स की भी कुछ ना कुछ वैल्यू होगी ना। तो ये बताओ, यहां से जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन बन रहा है, तो आपको ये पता था, मैंने आपको बताया था कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऑलवेज फॉर्म ए क्लोज सर्कुलर लूप। मैग्नेटिक फील्ड अगर ये नॉर्थ है, ये साउथ है, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस यहां से निकल के कहां पे खत्म होगी, साउथ की तरफ।
और अगर ये कॉइल है, अगर ये सर्कुलर लूप है, यहाँ पे करंट इस तरीके से जा रहा है, तो एक एंड आपका काम करेगा नॉर्थ की तरीके से और एक एंड काम करता साउथ के तरीके से, यानी कि यहाँ से करंट, यहाँ से मैग्नेटिक फील्ड निकलेगा और कहाँ पे जाएगा, साउथ की तरफ, ये कंफर्म है। यानी कि चुंबकीय क्षेत्रिकाएं एक जगह से निकलेंगी तो दूसरी जगह पे जाके कंप्लीट होगी, इट फॉर्म ए क्लोज लूप, बंद लूप बनेगा, ठीक है। तो अभी मुझे आप ये बताओ, यहां से अगर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस निकल रही है तो कहां पे जाएगी, फिर यहां पे आके कहीं पे कंप्लीट होगी। यहां से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस निकलेगी, यहां पे आके कंप्लीट होगी, इसके बाहर मैग्नेटिक फील्ड लाइन नहीं जा पाता। क्यों नहीं जा पाता? क्योंकि ये किसका बना है, ये आयरन का बना है। तो आयरन क्या करता है कि जितनी भी मैग्नेटिक फील्ड यहां पे जनरेट हो रही है, पूरी की पूरी मैग्नेटिक फील्ड को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेते हैं, यानी कि अपने अंदर ही वो बना के रखता है। तो यानी कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन यहां से निकली और ये कहां से फिर से जाएगी, इसके अंदर से। मुझे अभी बताओ, इस वाले कॉइल के अंदर, इस वाले कॉइल, अगर ये कॉइल डिस्कनेक्ट था, अगर ये की डिस्कनेक्ट था, अगर ये की डिस्कनेक्ट है, तो इस वाले कॉइल के अंदर कितना मैग्नेटिक फील्ड, 0। जैसे ही मैंने इसको कनेक्ट किया तो वैसे ही इसके अंदर से कुछ ना कुछ मैग्नेटिक फील्ड आया। जैसे ही आपने इसको कनेक्ट किया वैसे ही इसके अंदर से मैग्नेटिक फील्ड आया, और जैसे ही इसके अंदर से मैग्नेटिक फील्ड आया, यहां पर कुछ ना कुछ डिफ्लेक्शन आपका हुआ। बात समझ में आ गई? कुछ बात कुछ समझ में आपको आ रहा है? इस वाले कॉइल पे आप ध्यान दो, आपको ये पूरा का पूरा डायग्राम एक जैसा है। अगर आपको एक समझ में आ गया तो आपको सब समझ में आ जाएगा एक जैसा। इस वाले कॉइल के अंदर पहले कितनी, ये बताओ, इस वाले कॉइल के अंदर पहले क्या कोई मैग्नेटिक फील्ड लाइन था? नहीं था। जैसे ही मैंने इसको कनेक्ट किया तो इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड लाइन आ गया। अब जैसे इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड लाइन आ गया तो इसके अंदर डिफ्लेक्शन हो गया। मैंने इसको कनेक्ट करके छोड़ दिया, कनेक्ट करके छोड़ दिया। ये तो आप कनेक्ट करके छोड़ दोगे तो इसके अंदर पहले जितनी मैग्नेटिक फील्ड लाइन थी उतनी तो अभी भी है ना। क्लियर समझ में आ रहा है? पहले यहां पर स्विच को डिस्कनेक्ट था, पहले स्विच डिस्कनेक्ट था, तो इसके अंदर कितनी मैग्नेटिक फील्ड लाइन, 0। जिससे जैसे मैंने स्विच को कनेक्ट किया, स्विच को कनेक्ट किया तो यहां पर करंट फ्लो हुआ, मैग्नेटिक फील्ड बना, वो मैग्नेटिक फील्ड लाइन इसके अंदर आता है। सपोज करो कि इसके अंदर कितनी मैग्नेटिक फील्ड लाइन आ गई, 4। ये बताओ मैग्नेटिक फील्ड में चेंज हुआ कि नहीं? मैग्नेटिक फील्ड में चेंज हुआ कि नहीं? मैग्नेटिक फील्ड में देखो चेंज हुआ। मैग्नेटिक फील्ड पहले कितना था, 0, अब कितना हो गया, 4। जैसे ही मैग्नेटिक फील्ड में चेंज हुआ तो आपने क्या देखा कि यहां पर डिफ्लेक्शन हुआ। अब आपने स्विच को कनेक्ट करके छोड़ दिया, स्विच को कनेक्ट करके छोड़ दिया तो ये तक क्या ये चेंज हो रहा है? इसके अंदर तो पहले भी 4 था, अभी भी 4 है। लेकिन जैसे आपने स्विच को डिस्कनेक्ट किया, स्विच को जैसे आपने डिस्कनेक्ट किया, ये तो डिस्कनेक्ट करोगे तो मैग्नेटिक फील्ड बनना बंद हो जाएगा। तो इसके अंदर फिर से 4 से कितना हो गया, आपने देखा 0। और जैसे ही 4 से 0 हुआ तो आपने देखा कि फिर से इसके अंदर डिफ्लेक्शन आपका हुआ। बात समझ में आ रही है? तो ओवरऑल कहने का मतलब क्या हुआ कि इस वाले गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन आपका कब हो रहा है? क्या यहाँ पर जो गैल्वेनोमीटर में जो डिफ्लेक्शन हो रहा है, गैल्वेनोमीटर के अंदर जो करंट फ्लो हो रही है, क्या वो मैग्नेटिक फील्ड की कारण हो रही है कि मैग्नेटिक फील्ड में चेंज के कारण हो रही है? मैग्नेटिक फील्ड में चेंज के कारण हो रही है। यानी कि अगर इसके अंदर का मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रहा है तो यहाँ पर करंट आपको मिल रही है। तो फैराडे और हेनरी ने कंक्लूजन क्या निकाला कि किसी भी कॉइल में अगर आप मैग्नेटिक फील्ड चेंज करते हो, अगर उस कॉइल का मैग्नेटिक फील्ड चेंज होता है तो उस कॉइल के अंदर एक करंट जनरेट होता है। उस करंट को हम बोलते हैं इंड्यूस करंट, प्रेरित धारा। वह करंट जनरेट हुआ है, तो दैट करंट इज कॉल्ड इंड्यूस करंट, प्रेरित धारा। बात समझ में आपको आ गई कि इस वाले कॉइल के अंदर करंट जनरेट हुआ। चलो एक बार फटाक से एक बार मैं और रिकॉल करता हूं पूरे प्रोसेस में हुआ क्या। जैसे आपने स्विच को कनेक्ट किया, स्विच को कनेक्ट करोगे तो यहाँ पे करंट फ्लो होगा, तो मैग्नेटिक फील्ड बनेगा, तो इसके अंदर का जो मैग्नेटिक फ्लक्स है वो क्या होगा, चेंज होगा। मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज। अब अगर मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हुआ, अब ये बताओ, जैसे ही मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा वैसे इसके अंदर करंट आएगा। करंट किसके कारण आता है? करंट का मतलब क्या हुआ, जैसे मैं आपको बोल रहा हूं कि इस वायर के अंदर करंट फ्लो हो रहा है। करंट फ्लो होने का मतलब क्या हुआ कि ये जो इलेक्ट्रॉन है ये गति कर रहा है। गति क्यों करेगा? क्योंकि ये बताओ, चैप्टर नंबर 3 में आपने पढ़ा है कि कोई भी इलेक्ट्रॉन मोशन में क्यों आएगा? क्योंकि उसके ऊपर कहीं ना कहीं ईएमएफ लग रहा होगा। ईएमएफ मतलब क्या हुआ कि इलेक्ट्रॉन को दी गई एनर्जी जिसके कारण इलेक्ट्रॉन आपका मोशन में होता है।
बात समझ आ रही है? मैं आपको बोलता हूं कि इस वायर में इलेक्ट्रॉन आपका गति कर रहा है। इलेक्ट्रॉन गति क्यों कर रहा है? क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन के ऊपर कहीं ना कहीं ईएमएफ लग रहा होगा। ईएमएफ मतलब इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। इलेक्ट्रॉन को कहीं ना कहीं से एनर्जी मिल रही होगी, उसी एनर्जी को तो आप बोलते हो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। यानी कि अगर इलेक्ट्रॉन गति कर रहा है तो उसको ईएमएफ मिला होगा। ईएमएफ मतलब इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, जिसके कारण इलेक्ट्रॉन आपका मोशन में है। और अगर इलेक्ट्रॉन मोशन में है तो अब आप क्या बोलते हो कि वहां पे क्या फ्लो हो रहा है? आपका करंट फ्लो हो रहा है। सिंपल सी बात है। तो पूरे प्रोसेस में हुआ क्या, जैसे ही आपने स्विच को कनेक्ट किया तो मैग्नेटिक फील्ड बना। मैग्नेटिक फील्ड बना तो इसके अंदर का जो फ्लक्स है वो चेंज हुआ। फ्लक्स अगर चेंज हुआ होगा, ये मतलब जैसे ही फ्लक्स चेंज हुआ वैसे ही इसके अंदर के जितने भी इलेक्ट्रॉन्स थे उनको ईएमएफ मिला। ईएमएफ मतलब क्या हुआ? उनको एनर्जी मिली, और उस एनर्जी के कारण इलेक्ट्रॉन गति करते हैं। और जैसे ही इलेक्ट्रॉन गति करते हैं, इस वाले कॉइल में एक करंट फ्लो होती है। उस करंट को हम बोलते हैं कौन सी करंट? इंड्यूस करंट, प्रेरित धारा। क्लियर? शॉर्टकट में मैंने यहां लिखा है कि किसी भी कॉइल का अगर हम मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज करते हैं तो उस कॉइल के अंदर ईएमएफ प्रोड्यूस होता है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। और जैसे ही ईएमएफ प्रोड्यूस होगा वैसे ही इलेक्ट्रॉन को एनर्जी मिलेगी। इलेक्ट्रॉन गेट्स एनर्जी, इलेक्ट्रॉन को ऊर्जा मिलेगी। जैसे ही इलेक्ट्रॉन को एनर्जी मिलेगी, इलेक्ट्रॉन आपका मोशन में आ जाएगा, इलेक्ट्रॉन गति में आ जाएगा। और जैसे ही इलेक्ट्रॉन गति में आएगा उसके अंदर करंट फ्लो होगा। उस करंट को बोलेंगे इंड्यूस करंट, प्रेरित धारा। ये जो है इसी को आप बोलते हो फैराडे का एक्सपेरिमेंट, फैराडे एंड हेनरी का प्रयोग। तो फैराडे और हेनरी ने क्या बताया कि किसी भी कॉइल में अगर हम मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज करते हैं तो उस कॉइल के अंदर ईएमएफ जनरेट होता है। उस ईएमएफ के कारण इलेक्ट्रॉन को एनर्जी मिलती है। उस एनर्जी के कारण इलेक्ट्रॉन मूव करता है। उस मोशन के कारण उस कॉइल में करंट फ्लो होता है। दैट करंट इज कॉल्ड इंड्यूस करंट। फॉर एनी कॉइल व्हेन द मैग्नेटिक फ्लक्स विल बी चेंज, ईएमएफ विल बी प्रोड्यूस्ड, एंड ड्यू टू द ईएमएफ द इलेक्ट्रॉन गेट्स एनर्जी एंड इलेक्ट्रॉन स्टार्ट्स मोशन and current will be flow. That current is called induced current. किसी भी कॉइल में अगर हम चुंबकीय फ्लक्स के मान में परिवर्तन करते हैं तो उस कुंडली के अंदर वैद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है, और उस बल के कारण इलेक्ट्रॉन को ऊर्जा मिलती है, जिसके कारण इलेक्ट्रॉन गति करते हैं और एक धारा का निर्माण होता है। उस धारा को हम बोलते हैं प्रेरित धारा। क्लियर है? चलो, ये तो हो गया पहला एक्सपेरिमेंट। अब जैसे ये एक्सपेरिमेंट है ना, बाकी का सारा एक्सपेरिमेंट डिक्टो सेम टू सेम है, कुछ भी करने की जरूरत आपको नहीं है। ये पहला एक्सपेरिमेंट। उन्होंने इस तरीके से कई एक्सपेरिमेंट किए। उन्होंने दूसरा एक्सपेरिमेंट क्या किया? उन्होंने 2 मैग्नेट लिए। कॉन्सेप्ट सब में यही होगा। उन्होंने दूसरा एक्सपेरिमेंट क्या किया? उन्होंने 2 मैग्नेट लिए। एक मैग्नेट ये लिया नॉर्थ साउथ, दूसरा मैग्नेट ये लिया। ये साउथ होगा तो यहाँ पे नॉर्थ है, ये साउथ है, ठीक है। चुंबकीय मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कहाँ से स्टार्ट होती है? नॉर्थ से साउथ, इस तरीके से। ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन चुंबकीय क्षेत्र का इस तरीके से होती है ना। बीच में उन्होंने रखा है एक सॉफ्ट आयरन है और उसके ऊपर उन्होंने तार लपेट के रखा है, वायर को रैप करके रखा है, और इन दोनों वायर के टर्मिनल के बीच में उन्होंने क्या लगा के रखा है? गैल्वेनोमीटर। फिर से यही काम। मुझे आप ये बताओ, स्टार्टिंग में इस कंडीशन में इस वाले ये जो वायर है, इस वाले कॉइल के अंदर क्या कोई मैग्नेटिक फील्ड है कि नहीं? मैग्नेटिक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड है, लेकिन यहाँ पे कोई भी करंट आपको नहीं मिल रही है। मैंने मैग्नेट को ऊपर की तरफ उठाना शुरू किया। जैसे ही मैं मैग्नेट को ऊपर की तरफ लेके जाता हूं, ये बताओ, जब आप मैग्नेट को ऊपर की तरफ लेके जाओगे तो मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगा। यानी कि अगर मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगा तो इस वाले कॉइल के अंदर भी मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगा। अब अगर इस वाले कॉइल के अंदर मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगा तो मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा, चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होगा। और जैसे ही मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज होगा वैसे ही फिर से ये पूरा का पूरा कहानी फिर से स्टार्ट। जैसे इसके अंदर में मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हुआ, मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा तो इसके इस वायर के अंदर जो इलेक्ट्रॉन होगा उसके ऊपर ईएमएफ लगेगा, ईएमएफ लगेगा तो एनर्जी मिलेगी, एनर्जी मिलेगी तो इलेक्ट्रॉन गति करेगा, इलेक्ट्रॉन गति करेगा तो यहाँ पे एक करंट फ्लो होगा, उस करंट को हम बोलेंगे इंड्यूस्ड करंट, प्रेरित धारा। कोई डाउट नहीं? मैग्नेट ऊपर की तरफ जाएगा तो आपने देखा कि गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन आपका राइट साइड में हो रहा है। मैग्नेट को आप नीचे की तरफ लेके आते हो तो गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन लेफ्ट साइड में हो रहा है, यानी कि करंट की डायरेक्शन क्या हो गई? चेंज हो गई। यानी कि यहां पर रिलेटिव मोशन है। रिलेटिव मोशन है कि नहीं? रिलेटिव मोशन है। रिलेटिव मोशन का मतलब क्या हुआ कि मैग्नेट और कॉइल दोनों के बीच में कुछ न कुछ डिफरेंस का होना जरूरी है।
उसको बोलते सापेक्षिक गति। मैग्नेट मोशन में, क्वाइल रेस्ट में, इसकी कुछ ना कुछ वेलोसिटी होगी, ये रेस्ट में होगा, तो इन दोनों के बीच में रिलेटिव मोशन का होना जरूरी है। रिलेटिव मोशन, सापेक्षिक गति। सापेक्षिक गति का होना जरूरी है, ठीक है। यहां पे देखो, यहां पे क्या है, एक क्वाइल है, एक सर्कुलर मैंने क्वाइल लिया, क्वाइल के दोनों एंड से गैल्वेमीटर कनेक्ट कर दिया, और यहां पर मैंने एक लिया मैग्नेट। ये मैग्नेट मैंने यहां पे रखा है, ये नॉर्थ इस तरीके से होगा। मुझे आप ये बताओ, यहाँ का मैग्नेटिक फील्ड, जहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स पास में है वहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रांग होता है, तो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रांग है, यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड वीक है। यानी कि जैसे जैसे आप इस साइड में जाओगे मैग्नेटिक फील्ड आपका बढ़ता रहेगा, सीधी सी बात है, चुंबकीय क्षेत्र आपका बढ़ता रहेगा। चलो, अब आप मैग्नेट को इसकी तरफ लेके जाते हो, जैसे ही आप चुंबक को इसकी तरफ लेके जाओगे, ये बताओ इस कॉइल के अंदर का मैग्नेटिक फील्ड चेंज हुआ कि नहीं? चेंज होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड वीक है, जैसे आप मैग्नेट को लेके जाओगे तो इसके अंदर का मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रांग होता रहेगा। तो अगर इसके अंदर का मैग्नेटिक फील्ड चेंज हुआ तो इसके अंदर का फ्लक्स चेंज होगा, और फ्लक्स चेंज होगा तो इस वाले कॉइल के अंदर आपका ईएमएफ प्रोड्यूस होगा, ईएमएफ प्रोड्यूस होगा तो इलेक्ट्रॉन को एनर्जी मिलेगी, इलेक्ट्रॉन को एनर्जी मिलेगी तो इलेक्ट्रॉन गति करेगा, इलेक्ट्रॉन गति करेगा तो एक करंट प्रोड्यूस होगी, उस करंट को हम बोलेंगे कौन सी करंट? इंड्यूस करंट, प्रेरित धारा। सिंपल। ये तो यहां भी रिलेटिव मोशन है कि नहीं? रिलेटिव मोशन है। देखो ये रेस्ट कंडीशन में है, ये मोशन में है, तो इन दोनों की स्पीड में कुछ ना कुछ डिफरेंस का होना जरूरी है, तो रिलेटिव मोशन है। चल, यहां पे एक कॉइल है, गैल्वेमीटर कनेक्ट है, दूसरी कॉइल है, उसके पास उस पे मैंने बैटरी कनेक्ट करके रखा है, और यहाँ पर एक स्विच को मैंने कनेक्ट कर दिया। स्विच को मैंने कनेक्ट कर दिया, ये बताओ स्विच को कनेक्ट कर दोगे तो यहाँ से करंट इस तरीके से फ्लो होगा, और यहाँ पर अगर करंट यहाँ पे मिल रहा है तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड भी जनरेट होगी, मैग्नेटिक फील्ड भी यहाँ से यहाँ पे इस तरीके से जनरेट होगी ना, यहाँ से मैग्नेटिक फील्ड निकलेगी, फिर यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड निकलेगी, फिर यहाँ पर इस तरीके से। अब आप इस वाले सर्कुलर कॉइल को आप मैग्नेट की तरफ, इस वाले कॉइल की तरफ लेके आते हो, ये कॉइल रुका हुआ रेस्ट कंडीशन में। ये तो जब आप इस कॉइल को इसकी तरफ लेके आओगे तो कहीं ना कहीं ये जो करंट कैरिंग कॉइल है वो एक मैग्नेट की तरीके से बिहेव करती है ना, ये तो बताया भी था आपको। यानी कि अगर यहाँ पर करंट फ्लो हो रहा है तो एक एंड आपका काम करेगा नॉर्थ की तरीके से और एक एंड आपका काम करेगा साउथ के तरीके से, मतलब ये खुद एक मैग्नेट के तरीके से काम करने लगता है आपका। अब जब आप इस कॉइल को इसकी तरफ लेके आओगे तो इसके अंदर का मैग्नेटिक फील्ड आपका चेंज होगा। जब आप इस कॉइल को इसकी तरफ लेके आओगे तो इसके अंदर का मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगा, मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगा तो फ्लक्स चेंज होगा, फ्लक्स चेंज होगा तो फिर से वही कॉन्सेप्ट। यहां भी देखो मोशन है, यहां पे क्या है कि आपने मैग्नेट को रिप्लेस कर दिया किससे? एक करंट कैरिंग कॉइल से। करंट कैरिंग कॉइल और मैग्नेट दोनों एक ही जैसा बिहेव करते, मैंने आपको बताया था। यहां पे क्या है, दोनों रेस्ट कंडीशन में, नो रिलेटिव मोशन, कोई भी रिलेटिव मोशन आपका नहीं हो रहा है। लेकिन यहां पे आपने क्या किया, स्विच को कनेक्ट कर रहे हो, डिस्कनेक्ट कर रहे हो, कनेक्ट डिस्कनेक्ट, कनेक्ट डिस्कनेक्ट, स्विच को कनेक्ट किया देन डिस्कनेक्ट किया। ये तो स्विच को कनेक्ट करोगे, ये तो जैसे आप स्विच को कनेक्ट करोगे तो करंट फ्लो होगा, करंट अगर आपका फ्लो होगा तो ये मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करेगा इस तरीके से। सेम कॉन्सेप्ट में कोई भी चेंज नहीं, यहां से मैग्नेटिक फील्ड लाइन इस तरीके से निकलेगी और यहां पे मैग्नेटिक फील्ड लाइन इस तरीके से एंटर होगी। क्लियर? तो जैसे ही आपने यहां पर स्विच को कनेक्ट किया, जैसे आप स्विच को कनेक्ट करोगे तो करंट जनरेट होगा, करंट जनरेट होगा तो मैग्नेटिक फील्ड बनेगा। जब ये मैग्नेटिक फील्ड इसके अंदर से जाएगा तो इसके अंदर का फ्लक्स चेंज होगा, फ्लक्स चेंज होगा तो ईएमएफ जनरेट होगा, ईएमएफ जनरेट होगा तो एनर्जी मिलेगी, एनर्जी मिलेगी तो इलेक्ट्रॉन गति करेगा, इलेक्ट्रॉन गति करेगा तो करंट जनरेट होगी, कौन सी करंट? इंड्यूस करंट। यानी कि इसके अंदर भी एक करंट जनरेट हो जाएगी, वो करंट कौन सी होगी? इंड्यूस करंट, प्रेरित धारा। सिंपल बात समझ में आ गई। तो ये तो बात हो गई किसकी, फैराडे का और हेनरी का एक्सपेरिमेंट। पूरा ओवरऑल इस
टॉपिक का समरी क्या है कि फैराडे और हेनरी ने एक एक्सपेरिमेंट किया, उसमें ये बताया कि किसी भी कॉइल का अगर आप फ्लक्स चेंज करते हो तो उसके अंदर ईएमएफ प्रोड्यूस होता है और उस ईएमएफ के कारण इलेक्ट्रॉन गति करता है, इलेक्ट्रॉन मोशन में होता है, जिसके कारण वहाँ पर एक करंट जनरेट होती है। उस करंट को हम बोलते हैं इंड्यूस करंट, प्रेरित धारा। ठीक है, तो ये आपके कुछ एक्सपेरिमेंट है। ये आपका एक टॉपिक आपका कंप्लीट हुआ। अभी फैराडे लॉ एक्सपेरिमेंट हो चुका। अब इसका कंक्लूजन क्या निकला, मैंने शॉर्टकट में लिख दिया है। फर्स्ट पॉइंट क्या लिखा है कि इफ द मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक विद द कॉइल चेंज ईएमएफ प्रोड्यूस इन द कॉइल, इलेक्ट्रॉन गेट्स एनर्जी एंड स्टार्ट्स मूविंग ड्यू टू दिस द करंट फ्लो इन द कॉइल, दैट करंट इज कॉल्ड इंड्यूस्ड करंट। वही जो मैंने आपको बताया था कि इफ एनी कॉइल, इफ द मैग्नेटिक फ्लक्स विल बी चेंज, EMF will be produced, electron gets energy and electron starts motion and due to this the current will be flow, that current is called induced current। हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स क्या लिखोगे कि किसी भी कुंडली में अगर हम फ्लक्स की मान में परिवर्तन करते हैं तो उस कुंडली में एक प्रेरित वैद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा, जिसके कारण उस कुंडली में एक धारा उत्पन्न होगी। उस धारा को हम बोलते हैं प्रेरित धारा। ये पहला पॉइंट आपको हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट्स के लिए लिखना है। ठीक है, दूसरा पॉइंट मैंने आपको क्या बताया था कि कॉइल और मैग्नेट के बीच में एक रिलेटिव मोशन का होना जरूरी है, एक सापेक्षिक गति का होना जरूरी है। अगर रिलेटिव मोशन रहेगा तभी आपका करंट आपका फ्लो होगा, इंड्यूस करंट। ठीक है, तो मैंने यहां पे लिख दिया है कि देयर शुड बी ए रिलेटिव मोशन बिटवीन कॉइल एंड मैग्नेट, या तो कॉइल एंड कॉइल फॉर प्रोड्यूसिंग इंड्यूस करंट। किसी भी कुंडली में प्रेरित धारा उत्पन्न होने के लिए चुंबक और कुंडली, या तो कुंडली और कुंडली के बीच में सापेक्षिक गति का होना जरूरी है। रिलेटिव मोशन का मतलब क्या हुआ कि दोनों की स्पीड में कुछ ना कुछ डिफरेंस का होना जरूरी है, दैट इज कॉल्ड रिलेटिव मोशन। ओके, तीसरा मैंने क्या लिखा है कि ये बताओ अगर कॉइल और मैग्नेट दोनों सेम स्पीड से जा रहे हैं तो क्या इंड्यूस करंट जनरेट होगा? नहीं होगा। क्यों? क्योंकि रिलेटिव मोशन तो है ही नहीं ना। रिलेटिव मोशन कहाँ है? रिलेटिव मोशन के लिए स्पीड में डिफरेंस का होना जरूरी है। तो if coil and magnet both moving with same velocity, no induced current। यदि कुंडली और चुंबक दोनों समान वेग से गति कर रहे हैं तो प्रेरित धारा उत्पन्न नहीं होगी। ठीक है, चौथा पॉइंट क्या लिखा है कि इफ द डायरेक्शन ऑफ द मोशन चेंज, द डायरेक्शन ऑफ द इंड्यूस्ड करंट विल बी आल्सो चेंज। अगर हम मोशन की डायरेक्शन को चेंज कर देते हैं तो करंट की भी डायरेक्शन क्या हो जाएगी? चेंज हो जाएगी। बताया था आपको। मान लो कि ये मैग्नेट है, ये कॉइल है। मैग्नेट को मैं इस तरफ लेके आता हूँ तो कॉइल के अंदर जो गैलोमीटर है वो लेफ्ट साइड में जा रहा है, इस साइड। जब हम मैग्नेट को दूर लेके जाओगे तो आप क्या देखोगे कि गैलोमीटर का जो डिफ्लेक्शन है वो इस साइड में आ रहा है। यानी कि अगर आप इसके मोशन को चेंज करते हो तो गैलोमीटर का ये जो डिफ्लेक्शन है ये भी क्या होता है? चेंज हो जाता है, यानी कि जो करंट है वो चेंज हो जाएगी। ओके, तो ये आपका पूरा का पूरा आपका पहला टॉपिक कंप्लीट हुआ, फैराडे एक्सपेरिमेंट। नेक्स्ट लेक्चर में हम डील करेंगे फैराडे का फॉर्मूला, फैराडे लॉ। ओके, थैंक यू।